नमस्कार, आप सभी को आर के जंगड़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ प्रश्नावली 1 संख्या पद्धति। तो आप सभी को एक अलग जगह पर जाकर बैठना है और मोबाइल में ईयरफोन लगा के अपने रफ कॉपी या पेन लेकर बैठे और जो भी आपको पढ़ाया जाए पूर्ण रूप से लिखना है। और क्लास से डेली आप रोजाना आती रहेगी और आपको डेली रोजाना क्लास पर बने रहना है। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति जिसमें देखें आज हम संख्या पद्धति प्रश्नावली पर परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं, परिभाषाएं मेनली इसके रूप में हम जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसकी परिभाषा क्या है और इसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इनके बारे में जानेंगे और इनमें क्या क्या सम्मिलित होता है उसके बारे में देखेंगे। तो लिखते हैं जिन वस्तुओं को गिनती करने के लिए हम गिनती का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जिन वस्तुओं को गिनती करने के लिए हम गिनती का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या में जीरो सम्मिलित नहीं होता है, तो इसमें जीरो को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी आप जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कौन कौन सी आएगी, 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत तक, यानी लेटर 8 जिसका ये अपरिभाषित यानी अनंत तक है, जिसमें 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं सम्मिलित होती है, वो संख्या हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। फिर आगे पढ़ते हैं कैमरा मत जाओ तो। अब प्राकृत संख्या के बाद पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं की परिभाषा, पूर्ण संख्याएं इनकी परिभाषा क्या है, आप अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाएं वीडियो को रोककर। अब देखेंगे पूर्ण संख्या क्या है। तो पहले इनकी परिभाषा देखते हैं। इसमें जीरो को सम्मिलित किया जाता है तथा शेष प्राकृत संख्या सेम हो वह पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो देखें कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है। जो आप गिनती बोलते हो 1 से लेकर अनंत तक आगे जितनी भी है वो संख्याएं प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें जीरो सम्मिलित नहीं किया जाता, इसका थोड़ा ध्यान रखना, जीरो इसमें सम्मिलित नहीं होता है। और इसके आगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या में जीरो को सम्मिलित किया जाता है और बाकी प्राकृत संख्या सेम वापिस 1 से लेकर अनंत तक वापिस दोहराएं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि इसमें किस प्रकार से लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आप अनंत तक चलोगे तो ये कहलाएगी हमारी पूर्ण संख्याएं, जिसमें 0 1 2 3 आगे अनंत तक जाएगी
और जिसमें जीरो सम्मिलित नहीं हो वो हमारी प्राकृत संख्या होती है, और जिसमें जीरो सम्मिलित हो वो हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो इनको वीडियो को रोककर अपनी कॉपी में पूरा लिखें। तब तक आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में, ये तो एक सीधी संख्या है, जैसे हमने 1 2 3 4 इस प्रकार से पढ़ा। अब वो संख्या भी जिसमें माइनस वाली संख्या आए या दशमलव वाली आए या भिन्न वाली आए, वो इसमें सम्मिलित होगी क्या? नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा है -1 है या -2 है या पॉइंट वाली संख्या 2.5 है या 3.5 है, जैसे भिन्न वाली 2/1 है या 2/3 है, ये जो संख्याएं हैं ये इसमें ना तो प्राकृत संख्या में होगी ना ही पूर्ण संख्या में सम्मिलित होगी, ये इसमें सम्मिलित नहीं होगी, ध्यान रखना। बाकी जो सीधी सिंपल संख्या है जो कंटिन्यू चलती रहती है वो इसमें आती है, लेकिन जो माइनस वाली है, दशमलव वाली है और भिन्न वाली संख्या इस दोनों में सम्मिलित नहीं होती हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे प्राकृत, पूर्ण और इसके बाद होगी पूर्णांक संख्याएं, वो देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद है पूर्णांक संख्याएं, जिसमें परिभाषा देखें पूर्ण संख्याएं सम्मिलित हो। अब इसमें प्राकृत लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूर्ण वाली संख्या में 0 और 1 से अनंत तक शामिल हो गई है, तो हम पूर्ण संख्याएं सम्मिलित करेंगे। तो पूर्ण संख्याएं सम्मिलित हो तथा ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब है माइनस वाली संख्याएं, ऋणात्मक व धनात्मक, धनात्मक हमारी पूर्ण संख्या में थी तो धनात्मक होती है, और भिन्न वाली, भिन्न वाली तथा दशमलव वाली, दशमलव वाली सभी संख्याएं, सभी संख्याएं शामिल हो वह पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। कौन सी कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तब बात करें पूर्णांक संख्या में, इसमें सभी संख्याएं शामिल होगी। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर इस प्रकार से होगी कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक और भिन्न और 0 ये सभी शामिल हो, वो हमारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब उदाहरण लेते हैं किस प्रकार से, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, अनंत तक ये भी है। फिर देखें माइनस वाली, -1, -2, -3 इस प्रकार से अनंत तक होगी। और उसी प्रकार जैसे भिन्न वाली है, जैसे 1/2 है, 2/3 है, 4/5 है या 6/7 है, इस प्रकार से अनंत तक जो भी संख्या होगी भिन्न वाली वो भी इसमें शामिल होगी, और 0 भी इसमें शामिल है। और दशमलव वाली जैसे मैंने लिखा 2.2, अब दशमलव वाली संख्या को ही हम भिन्न वाली संख्या कहते हैं। तो कैसे? जैसे मैंने 2.2 है, इन 2.2 को कहे कि भिन्न में लिखो, इनका भिन्न का प्रसार लिखिए, तो 2.2 बट्टे 1 तो सीधा लगेगा, बिना सोचे समझे 1 लगाना है, फिर 0 हटे, ये पॉइंट है ये हटेगा, और जैसे हटते ही पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है हम 0 लगाते हैं। तो हमने लगाया 0, तो बराबर बना 22/10। ये कैसी संख्या है? एक भिन्न वाली संख्या है। तो दशमलव वाली संख्या को ही हम भिन्न वाली संख्या कहते हैं, जो हमारे इसके अंतर्गत शामिल होती है। तो देखते हैं पूर्ण संख्या में, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्न वाली, 0 जो सभी संख्याएं इसमें शामिल हो वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो सभी अपनी कॉपी में इसको छापें, और जिसको ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ आगे से आगे शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट हमारे ऊपर बना रहे। इसी तरह अगला वाला हमारे है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है जानेंगे परिभाषा के द्वारा। तो वह संख्या
वह संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है। वह कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब देखेंगे कि P बटे Q के रूप में क्या है, तो ये इस प्रकार से क्यों लिखा गया है, तो जानेंगे इसके बारे में। तो वह संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वह हमारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे आपने भिन्न वाली संख्या देखी होगी जिसमें मैंने लिखा है 2/3। कितना लिखा है? 2/3। जिसमें ऊपर वाली संख्या है उनको हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर वाली को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या है उनको हर कहते हैं। अगर आपको कोई भी संख्या भिन्न में नजर आ रही है तो वो हमारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएगी। जैसे मैंने लिखा 2। अब 2 एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि हम इनको नीचे 1 लिख सकते हैं जो हमारी एक परिमेय संख्या है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी संख्या शामिल होती है वो जानेंगे। तो लिखते हैं P, जिसको देखें ऊपर वाली P है और नीचे वाली Q है। P बटे Q बराबर जो P के ऊपर 0 हो सकता है लेकिन Q नीचे वाली संख्या के नीचे 0 नहीं हो सकता है, तो लिखना आपको Q बराबर इस प्रकार से 0। इसका मतलब ये है Q नीचे है और Q नीचे जो हर है, हर के नीचे कभी 0 नहीं हो सकता है लेकिन अंश के ऊपर 0 हो सकता है। तो लिखना है आपको एक पॉइंट डाल के कि हर वाली संख्या में 0 शामिल नहीं हो सकता। 0 शामिल नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जिसमें संख्या में अगर मैंने लिखा 2/0, ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे जो हर है जिसमें 0 शामिल नहीं होगा, अगर 0 शामिल हमने कर दिया तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं हो पाएगी। और जैसे कि मैंने लिखा 0/5, बताओ ये संख्या परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या है क्या? हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इनकी 0 ऊपर लिखा है जो कि हमारा अंश है और अंश में 0 शामिल हो सकता है, इसीलिए मैंने ये बिंदु लिखा है कि हर वाली संख्या में 0 शामिल नहीं हो सकता है, बाकी अंश वाली में हो सकता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर लिखे परिमेय संख्या किस प्रकार से होगी, तो इसमें देखिए 0/2 यानी 0 वाली संख्या हो सकती है। 0/5 ऊपर जितनी भी है वो संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे नॉर्मल वाली 1/2 हो सकती है, 2/3 हो सकती है। इस प्रकार से ये भी अनगिनत होगी। 0 वाली ऊपर वाली 0 है तो वो भी अनगिनत होगी। और जैसे दशमलव वाली 2.5 है, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव वाली संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जो भी अभी हमने बताया है कि किस प्रकार से करते हैं। जैसे 2.5 है, इनके नीचे 1 हम सीधा लिख सकते हैं, जिसका पॉइंट हटाने के लिए आपको पॉइंट हटाना है तो जिसके आगे जितनी भी संख्या है उस प्रकार से हम 0 लगा देते हैं। तो हमारी संख्या हो गई 25/10 और ये 5 के पहाड़े से फिर से कट रही है 5/2, जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्या वह संख्या जिससे हम P/Q के रूप में यानी एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वह हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें भी देखिए दशमलव वाली है, एक सीधी संख्या वाली जो हम लिखते हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार की संख्या भी परिमेय संख्या में शामिल होती है। और ऊपर जो अंश में 0 शामिल हो वो भी होती है। लेकिन मैंने अगर हर में कर दिया, जैसे 3/0 है, 4/0 है, 6/0 है, ये हमारी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती है। तो लिखिए यहां तक पहले
चलिए आपने लिख लिया होगा। फिर आगे और देखते हैं परिमेय संख्या में। परिमेय संख्याओं को हम दो प्रकार से बांटते हैं। किस प्रकार से? तो लिखते हैं परिमेय संख्याएं, जिसको हम मेनली देखिए दो भागों में बांटा जा सकता है। इसका पहला भाग है जिसमें संख्या होती है धनात्मक परिमेय संख्याएं, और दूसरा है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अब धनात्मक और ऋणात्मक में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती है, जिसे हमने दो प्रकार से बांटा है। धनात्मक में वे संख्या आती है जिसमें वो प्लस वाली होती है। जैसे मैंने लिखा है इसमें एग्जाम्पल 1/2, 3/5, 6/7, 8/9 जो भी है, ये हमारी धनात्मक संख्या है, जिसे धनात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। दूसरा है ऋणात्मक, जिसमें माइनस वाली संख्याएं सम्मिलित होती है। वो हो सकती है जैसे मैंने लिखा है -2/3, 3/5, उसी प्रकार से 7/-11, या नीचे या ऊपर दोनों में संख्या भी एक साथ भी हो सकती है। जैसे मैंने -7/-5, एक भी हो सकती है, ऊपर वाली नीचे वाली जो भी है दोनों साथ में हो सकती है, जिसमें ऋणात्मक परिमेय संख्या में शामिल होती है। तो इसमें ये फर्क है, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो इतना लिखिए एक बार। अब हम आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। किस प्रकार से? दशमलव यानी जो हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, जो दशमलव वाली संख्या होगी उसमें किस किस प्रकार से अलग अलग होंगे। जिसमें देखें तो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है शांत संख्याएं, एक होती है अशांत। और जिसका दूसरा नाम देखें तो अन्नवसानी आवर्ती। लगभग आपने 9वीं कक्षा में किताब में यही नाम लिखा है, अन्नवसानी आवर्ती। और जिसका दूसरा नाम देखें आप कक्षा 10 में सीखोगे, जिसमें अशांत नाम। तो देखते हैं इनकी परिभाषाओं सहित शांत संख्या कौन सी होती है। शांत परिमेय संख्याएं, वह संख्याएं जिन्हें भाग देने पर दशमलव के बाद संख्याएं रुक जाए, वह शांत परिमेय संख्याएं कहलाती है। शांत परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये है इनकी परिभाषाएं शांत परिमेय संख्या की। वह संख्याएं जिन्हें भाग देने पर दशमलव के बाद संख्याएं रुक जाए, यानी वो शांत हो जाए, वे हमारी संख्याएं शांत परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि कौन सी होती है, आपको पहचान करना है। किताब में क्वेश्चन वही पढ़े हैं कि बताओ इसमें कौन सी संख्याएं शांत परिमेय है और कौन सी अशांत है, आपको पहचान करनी होगी। जैसे मैंने लिया है 15/2, देखना है कि शांत है या अशांत। इस पर क्या करना है, आपको भाग देना है 15/2 का। तो गया 7 बार, 14 माइनस क्या 1। भाग को पूरा पूरा लगाना है आपको दशमलव के बाद, जब तक 0 शेष नहीं आए तो भाग लगाते जाना है। तो उत्तर 0, यहाँ पर पॉइंट, और गया 5 बार। फिर देखिए हमारा दशमलव नीचे शेषफल 0 आ गया है, यानी भाग पूरा हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखो 7.5 और आगे संख्या सीमित हो गई है, यानी बंद हो गई है। तो ये हमारी संख्या कैसी है? शांत है। उसी प्रकार से दूसरा और लेते हैं। जैसे मैंने लिया 21/2, ये भी कैसी संख्या है? शांत है। भाग लगाकर देखते हैं किस प्रकार से। 21/2 भाग गया 1 बार, 0, फिर उत्तर 1 नहीं जा रहा है, 0.0,
फिर कितनी बार गया, 5 बार, 0 0। देखिए नीचे शेष पर 0 आ गया है, आंसर है हमारा 10.5, जो कि आगे खत्म हो गया, यानी आगे संख्या कोई नहीं आ रही है, तो ये शांत हो गया है। जो हमारी संख्या है एक शांत परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। दूसरा हम पढ़ेंगे अशांत। चलिए शांत पढ़ लिया है और अब पढ़ेंगे दूसरा अशांत। अशांत जिसका दूसरा नाम बोले अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। पहले इनकी हम परिभाषा लिखते हैं। क्या है कि वह संख्याएं जिस पर भाग देने पर दशमलव के बाद संख्याएं रुके नहीं जारी रहे वह अशांत संख्याएं कहलाती है। अशांत संख्याएं कहलाती है। कौन सी कहलाती है? अशांत संख्याएं। तो अशांत या अनवसानी के बारे में पढ़ें तो वह संख्या जिस पर भाग देने पर दशमलव के बाद संख्या रुके नहीं या लगातार जारी रहे, जिस पर आप भाग लगाते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। आपका कॉपी जितने भी भर जाएगी लेकिन ये भाग कभी समाप्त नहीं होने वाला है, तो वह संख्या हमारी अशांत संख्याएं कहलाती हैं। तो देखते हैं उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैंने लिया है 10/3। अब देखते हैं ये शांत है अशांत, लेकिन अब इस बार तो आप बता दोगे क्योंकि अब टॉपिक हमारा अशांत वाला ही चल रहा है, तो आप पता है कि 10/3 जो है अशांत है। तो हम भाग के द्वारा देखेंगे किस प्रकार से। जैसे 10/3 का भाग लगाया, 3 बार गया जिसमें 9 आया, फिर 1। अब आगे जब तक 0 शेषफल नहीं आए आपको लगाते रहना है। तो मैंने उतारा 0 पॉइंट, कितनी बार गया? 3 बार। फिर से आप लगाते जाओ, फिर से 3 9 1, फिर से 3 9 1। इस प्रकार से भाग पूरा नहीं कर सकते, ये चलता ही रहेगा। ये प्रक्रम है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से ये संख्या 10/3 है। ये हमारी कैसी संख्या है? अशांत परिमेय संख्या है। फिर हम 2-3 उदाहरण के लेकर फिर से आपको समझाएंगे किस प्रकार से है। एक और सवाल आपके आगे, दूसरा 7/3, मतलब शांत है या अशांत। तो चेक करते हैं भाग के द्वारा। 7/3, तो 7 पर लगाना आपको भाग 3 का, 3 दूनी 6, 2 बार गया, उतरा 1। भाग लगाते जाओ, 0.0 3 3 9 1 0 3 3 9, यानी इस प्रकार से ये चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। 2.3 इस प्रकार चलता ही रहेगा, जो हमारी अशांत संख्या है। उसी प्रकार से 100/3, इस पर भी देख लो। 100 पर 3 का भाग लगाओ, 3 3 9, 3 बार गया, 1 उतारा 0। फिर से देखते हैं, 3 3 9 1, फिर 0.0 3 3 9, ये भी इसमें चलता ही रहेगा। 33.333 कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो ये भी संख्या कैसी है? हमारी अशांत परिमेय संख्या है। फिर आगे हम पढ़ेंगे सम और विषम के बारे में। तो देखते हैं सम और विषम के बारे में। तो पढ़ते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती है? ये तो आपको सबको पता होगा, क्योंकि ये पहले भी 6ठी 7वीं में आती है सम संख्याएं। तो वह संख्याएं जिस पर 2 का भाग
पूरा पूरा जाए, पूरा पूरा जाए, वह संख्या कौन सी कहलाती है? सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या में जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, इसी प्रकार से ये संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। समझ में आ गया होगा, सम संख्या में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। तो उसके आगे लेते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्या सम की विपरीत होगी, वही संख्याएं जिस पर 2 का भाग नहीं जाए वह हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखते हैं वह संख्याएं जिस पर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो विषम संख्या या विषम संख्याएं कहलाती है। कौन सी कहलाती है? विषम संख्याएं। जैसे उदाहरण के द्वारा बात करें, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, इस प्रकार से लगातार बनती रहेगी, जो कि हमारी विषम संख्या होगी। और फिर तो सम और विषम के बारे में पढ़ लिया है, और हमारे बीच में एक चीज छूट गई थी, हमने परिमेय पढ़ा था, अपरिमेय नहीं पढ़ा था। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है उनके बारे में देखेंगे। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी हमारी? जिन्हें हम P बटे Q के रूप में विभाजित कर सकते हैं वो तो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। और उनका ऑपोजिट जो विपरीत होगा अपरिमेय संख्या, जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखते हैं परिभाषा के साथ, वह संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जिस प्रकार से देखते हैं, इस पे ऐसी कौन सी संख्याएं आएगी जो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे उदाहरण के द्वारा बात करें, √2, जो ऊपर वाला चिन्ह है इनको रूट कहते हैं। √2 इनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते हैं, तो हमारी ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। उसी प्रकार से √3, √5, √7, √11, √13, √17 आती रहेगी, जो हमारी संख्याएं अपरिमेय के अंतर्गत आती है। तो समझ गए होंगे इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती है। जो रूट के अंदर आने वाली संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन सभी संख्याएं नहीं कहलाती हैं। भाई क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जैसे मैंने लिखा है √9। अब ये देखें, ये एक 3 का वर्ग है जो रूट से निकल सकता है। जो 3 वर्ग है और 9 वर्ग से निकलते ही 3 बनेगा, और 3 का वर्ग ही 9 होता है। जो रूट को खोले तो एक वर्ग के रूप में ही होता है रूट, जिसको खोलने पर 3 होता है, और 3 को हम 3 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये एक संख्या है, ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं है, तो ये हमारी कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से मैंने लिया रूट में 25। सभी रूट में आने वाली संख्या हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। कुछ संख्या है जिनका वर्ग आप जैसे पढ़ते 2 का है, 3 का है, 9 का है, 4 का, 16, 25, 5 वाली वर्ग वाली संख्या जो भी होगी आपकी, वो संख्या हमारी कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। इनको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 का रूट होता है, जिनको हम 5 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से 49 है, तो ये भी एक 7 का वर्ग है, इनको भी हम बाहर निकाल सकते हैं, 7 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी कैसी संख्या होगी?
परिमेय संख्या होगी, और अपरिमेय संख्या वो होगी जिनको हम वर्ग के रूप में निकाल नहीं सकते, इनका फिक्स होता है, तो वो संख्या हमारी अपरिमेय के अंतर्गत आती है। फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य। तो ये तब तक ये उतारिए। चलिए आगे पढ़ते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। इन दोनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं भाज्य और अभाज्य। तो पहले देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जिस पर एक व खुद के अतिरिक्त संख्याओं का भाग जाए वह भाज्य संख्याएं कहलाती है। कौन सी कहलाती है? भाज्य संख्याएं। वह संख्या जिस पर एक व खुद के अतिरिक्त संख्याओं का भाग जाए वह हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। दूसरा पढ़ते हैं अभाज्य। दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। इसमें देखते हैं वह संख्याएं जिस पर एक व खुद का ही भाग जाए वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब इनमें उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि कौन सी भाज्य के अंतर्गत आती है, कौन सी अभाज्य के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले ये देखिए, वह संख्या जिस पर एक व खुद का ही भाग जाए वह हमारी अभाज्य संख्या होगी। तो जैसे देखें, मैंने लिखा है एक संख्या ना तो भाज्य है न ही अभाज्य। इनको थोड़ा ऊपर लिखेंगे। संख्या एक है, नोट लगाकर लिखें। ये दोनों में शामिल नहीं है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। अब आप एक में जो संख्या एक है वो ना तो इसमें शामिल होगी ना ही इसमें होगी, ये दोनों से अलग है। तो बाकी जो दो से स्टार्ट होने वाली संख्या है उसमें देखते हैं। अब जैसे मैंने लिया दो एक हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो पर भाग देखें तो या तो एक का जाएगा या दो का खुद का जाएगा। तीन का इस पर नहीं जा रहा है क्योंकि संख्या दो छोटी है, तो दो हमारी इसमें सम्मिलित होगी। उसके बाद तीन देखिए, तीन पर भी एक का जा रहा है और तीन का जा रहा है, दो का नहीं जाता है, ऊपर वाली किताब वैसे भी नहीं जाता है। फिर देखिए चार इसमें नहीं होगी, चार इसमें होगी, क्योंकि चार पर एक का जा रहा है, दो का जा रहा है और चार खुद का जा रहा है। तो इसमें परिभाषा क्या कह रहा है? एक व खुद के अतिरिक्त का मतलब है कोई तीसरी संख्या, और तीसरी हो चौथी हो जो भी हो, इनके अतिरिक्त जो संख्या का भाग जाए तो वह संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जिसमें अतिरिक्त देखें तो दो है, एक तो खुद और एक के अलावा तीसरी संख्या इसमें दो है जिस पर भाग जा रहा है, तो ये हमारी संख्याएं चार भाज्य संख्या में शामिल होगी, इसमें नहीं होगी। इसके बाद देखिए पांच अभाज्य है, क्योंकि पांच पर केवल एक और पांच का ही जाता है। फिर देखिए छह इसमें शामिल होगी, क्यों होगी? क्योंकि इस पर देखिए एक का जा रहा है, दो का जा रहा है, तीन का जा रहा है और छह का जा रहा है। इसमें देखिए दो के अतिरिक्त दो संख्या आ गई, एक दो आ गई है और तीन आ गई है, तो जिसके अतिरिक्त छह को भाज्य संख्या में शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से हम आगे लिखते जाएंगे। आपको परिभाषा शायद तक समझ में आ गई होगी। अब मैं एक साथ ही आगे संख्या पूरी लिख दूंगा कि कौन सी अभाज्य के अंतर्गत। लगभग आपको 100 तक याद करनी है, क्योंकि आगे जीवन में 100 तक ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और पूछी भी जाती है कि 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो 25 होती है। कितनी होती है? 25। तो लिखते हैं एक साथ 2 3 5 7
11, 13, 13 के बाद 17। तो देखिए हमने पूरी उतार दी है। जो हमारी ये है पूछे 1 से 100 तक संख्या पूछे अभाज्य, तो हमारी 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 तक है। 25 तक आपको उतार के याद करनी है। और इसमें पूछे कि सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूछे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 ही है। कौन सी है? 2। तो लिखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2 है। सबसे छोटी पूछे तो 2 है। फिर आगे इनमें से पूछ सकता है कि सब 1 से 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप देख लोगे 97। फिर पूछे 1 से 50 तक में सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है, 47 है। और 53 50 से आगे है। इस प्रकार से इसमें 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है सह अभाज्य संख्याएं। ये कौन सी संख्या होती है? दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अभाज्य गुणनखंड केवल 1 हो, वे हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इनको हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, जिसमें दोनों में कॉमन होता है। इसमें दो संख्याओं का एक ऐसा पैरा होगा, जोड़ा होगा, जिसमें गुणनखंड पूछे तो केवल एक ही हो, तो वो हमारी सह अभाज्य संख्या होती है। अगर एक से अतिरिक्त होगी तो हमारी सह अभाज्य संख्या के अतिरिक्त नहीं शामिल होगी। जैसे हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या, जिसमें एक संख्या पर हम लगा सकते थे जिस पर खुद का या एक का भाग जाए, वो हमारी अभाज्य संख्या थी। लेकिन ये अगला है सह अभाज्य संख्या है। इसमें दो संख्याओं का जोड़ा लेंगे और उसमें कंपेयर करके देखेंगे कि हमारी सह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो मैंने लिया सबसे पहले 3 व 4। हम हमेशा इसमें सह अभाज्य एक जोड़ा लेकर चेक करेंगे। जोड़ों के द्वारा पूछी जाएगी दो संख्याओं को लेकर ये संख्या सह अभाज्य है या नहीं है। तो लिया पहला मैंने, और इनका आपको करना है गुणनखंड। गुणनखंड करें एक 3 का और 4 का। 3 पर देखें 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता है, फिर जाता है 3 का। फिर 4 में बात करें 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का जा रहा है। यहां तक सबको पता है। 3 पर देखें तो 1 का भाग जाता है, उसके बाद 2 का नहीं जाता है, 3 का जाता है। फिर 4 पर देखें 1 का जाता है, इस पर 2 का ही जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का जा रहा है। अब इसमें देखते हैं इसमें ऐसा युग्म या जोड़ा कौन सा बन रहा है। तो इसमें देखिए ये वाला जोड़ा बन रहा है। बाकी देखो आगे 3 है, इसमें 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी इसमें एक जोड़ा मिला है। और हमें जोड़ा भी एक ही लेना है जो 1 का हो। तो इसमें 1 मिला तो हमारा लिखना है नीचे, अतः यह सह अभाज्य संख्या है। आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि सह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो ये हमारी संख्या सह अभाज्य संख्या है। लेते हैं दूसरा उदाहरण। एक में थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा और सवाल। जैसे मैंने लिया है 8 व 15, ये जोड़ा बताओ कि सह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो हम चेक करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से होगा। 8 का लेते हैं। 8 पर 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 8 का जा रहा है। 8 पर इतनी संख्या का भाग जाता है। फिर लेते हैं 15 पर 1 का जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और 15 का जा रहा है। बाकी देख लो कोई ऐसी संख्या है जिस पर नहीं जाए। इतनी संख्या मिल रही है हमें। अब देखते हैं इसमें जोड़े कितने बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है, बाकी आगे देखो यहाँ पर 2 है, 3 है। अब जोड़ा चाहे तिरछा हो चाहे सीधा हो, जोड़ा मिलना चाहिए। अगर एक से अधिक जोड़ा मिल रहा है तो हमारी सह अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, 15 है, बाकी जोड़े इसमें नहीं मिल रहे हैं। तो ये भी एक कैसी संख्या है? अतः यह
सह अभाज्य संख्या है। तो हमने दो देखे, जो दोनों के उदाहरण हमने सह अभाज्य संख्या के लिए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सह अभाज्य संख्या नहीं है? तो एक नहीं वाला लेते हैं। नंबर 3, जैसे मैंने लिया 4 व 8, ये दो संख्या चेक करनी है कि सह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो लेते हैं 4 बराबर, इस पर 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, बाकी संख्या में नहीं जा रहा है। फिर लेते हैं 8 का, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 8 का जा रहा है। अब इसमें जोड़े देखते हैं कितने बन रहे हैं। यहां पर देखिए सावधानी से, एक बन रहा है 1 1 वाला, एक ये बन रहा है और एक 4 वाला बन रहा है। इसमें 1 के अतिरिक्त 2 और 4 वाले जोड़े जो हमें मिल गए, तो ये जोड़ा जो है 4 और 8 वाला है, ये असह अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं है। तो लिखना है अतः यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार से आप कई ढेर सारे सवाल, बहुत सारे सवालों को लेकर इस प्रकार से देख सकते हो। संख्या आपको 2 लेकर देखना है कि सह अभाज्य संख्या है या नहीं है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो सभी को हमारी क्लास कैसी लगी होगी? जिस अच्छी लगी है तो आप चैनल को आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के द्वारा बताएं क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई। धन्यवाद।